हे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज का जो टॉपिक है उसमें हम ये बताएंगे आपको कि मृतक आश्रित में व्यक्ति को आवेदन कैसे करना चाहिए, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। और इसके साथ ही साथ किन किन अभिलेखों की आवश्यकता पड़ती है इसमें, इस चीज़ की भी जानकारी देंगे। और ये पार्ट 2 है, अगर किसी ने पार्ट 1 नहीं देखा है वो जाकर देख सकता है। उसमें हमने पूरी प्रक्रिया बताई है कि मृतक आश्रित में आप किन किन बातों का ध्यान रखते हुए आवेदन कर सकते हैं, और इसके अलावा उसकी शुरुआती और अंतिम प्रक्रिया क्या है वो भी उसमें हमने आपको बताई है। तो चलिए, आवेदन कैसे किया जाता है इसके बारे में हम जानते हैं। तो इससे पहले हम एक चीज़ आपको बता देते हैं चित्रों के माध्यम से, कि जैसे कि एक सरकारी सेवक है जिनका नाम सोनू है, ठीक है। और फिर अगर इनकी मृत्यु हो गई थी तो इनके पुत्र मोहन को, ठीक है, जहाँ पर इनके पिताजी काम कर रहे थे उसके कार्यालय में वे नौकरी पानी है, तो इसके लिए इन्होंने एक लेटर लिखा जिसका प्रारूप हमने ये दिया हुआ है, ठीक है। ये एज अ एग्ज़ाम्पल, एज अ उदाहरण के तौर पे हमने आपको बताया है, आपको समझाने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब आपने देखा प्रेषक। प्रेषक कौन होता है? प्रेषक जो होता है भेजने वाला होता है, और यहाँ भेजने वाला कौन है? मोहन, जो ये व्यक्ति हैं, ठीक है। मोहन कुमार लिखेंगे, फिर इनके आगे पूरा एड्रेस लिखेंगे पिन कोड के साथ, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमने ब्रैकेट में लिखा है आवेदक, मतलब आवेदन करने वाला आवेदक कहलाता है। तो आवेदक का नाम व फिर उसका पूरा पता, ठीक है, और उसके नीचे मोबाइल नंबर भी आप डाल दीजिएगा, वो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। और किसको आप लिखेंगे? जिसे सेवा में किसको लिख रहे हैं, जिसको हम लिखते हैं, ठीक है, तो हम सेवा में लिखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे दो चीज़ें आती हैं, ये कन्फ्यूज़ ना होइएगा, सेवा में या फिर माध्यम से। आप प्रेषक से सीधे सेवा में भी लिख सकते हैं, माध्यम से हटा दीजिएगा। यहाँ मैंने एक एक्स्ट्रा चीज़ आपको समझाने की कोशिश की है, वो ये चीज़ है, प्रेषक जैसे मोहन जो है, इसके पिताजी जो हैं वो जिला निर्वाचन अधिकारी बिहार में काम करते थे, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे कार्यालय होना चाहिए, जिला निर्वाचन कार्यालय बिहार में काम करते थे। और जबकि इसका मुख्यालय जो है वो मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय बिहार है, ठीक है। और इसके नियुक्ति प्राधिकारी जो हैं वो यहाँ पर हैं, मतलब कि जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी होते हैं वही उसके नियुक्ति प्राधिकारी होते हैं। तो मोहन को जो लेटर लिखेगा वो इस तरह लिखेगा, और जो आप लेटर लिखेंगे सीधे प्रेषक से जो नियुक्ति प्राधिकारी होगा वो और उसके कार्यालय का नाम उसी के नीचे लिख सकते हैं, ठीक है। ये मैंने एक एक्स्ट्रा चीज़ है, यहाँ देखिएगा, आप समझिएगा। यहाँ नोट में लिखा हुआ है, यदि कार्यालयाध्यक्ष ही नियुक्ति प्राधिकारी हो तो आवेदन में माध्यम से नहीं लिखा जाएगा। मैं यही आपको समझा रहा हूँ। अगर यही नियुक्ति प्राधिकारी हैं और व्यक्ति भी यहीं पे काम कर रहा है तो ये माध्यम से नहीं लिखेंगे, ठीक है। और अगर इसके अटैच, मतलब इसी के अधीनस्थ कार्यालय में ये व्यक्ति काम कर रहा है, सरकारी व्यक्ति, तो हम माध्यम से लिखेंगे। ये जो कार्यालय है इसी के अधीनस्थ, मतलब इसी के अंडर में ये कार्यालय आता है, ठीक है। तो जब इस तरह आता है तो हम इस तरह संबोधित करते हैं, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। नहीं तो आप सीधे प्रेषक और सेवा में लिख सकते हैं। इसमें क्या आएगा? सेवा में नियुक्ति प्राधिकारी का पदनाम आएगा तथा कार्यालय का पता आएगा, उसका नाम नहीं आता है कभी, हमेशा नियुक्ति प्राधिकारी का पदनाम आता है, ठीक है, और उसके कार्यालय का पूरा पता आ जाएगा, ठीक है। उसके जस्ट नीचे आप विषय लिखेंगे, और विषय में एज इट इज़ जो हमने लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश सेवा काल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली 1974 के अधीन सेवा योजन हेतु, ठीक है। बस इतना लिखिएगा और कुछ नहीं लिखना है विषय में। इसके नीचे अगर आपको पता है ये नियुक्ति प्राधिकारी मेल हैं या फिर फीमेल, ठीक है, स्त्री हैं या पुरुष, तो उसके आधार पे आप महोदय या फिर महोदया लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके नीचे जस्ट आप लिख सकते हैं निवेदन है कि, ठीक है, निवेदन है कि जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय बिहार, मतलब यहाँ कार्यालय का नाम आएगा। कौन सा नाम आएगा? जैसे यहाँ पे हमने इसको संबोधित किया है, ठीक है, तो कार्यालय का नाम आएगा। में पदनाम क्लर्क, जैसे ये जो व्यक्ति हैं सोनू जी, क्लर्क कार्यरत श्रीमती श्री मोहन कुमार, पुत्र सोनू कुमार, ठीक है, की दिनांक को मृत्यु हो गई है। ये तो यहाँ पे मैंने थोड़ा नाम उल्टा कर दिया है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। जो ये सोनू जी हैं इनकी मृत्यु हुई है तो सोनू यहाँ हो जाएगा और मोहन यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो इनकी दिनांक इतने को मृत्यु हो गई है। मैं उनकी
पत्नी या पुत्र या अविवाहित पुत्री या फिर विधवा पुत्री हों तथा उपयुक्त नियमावली के अधीन उपयुक्त सेवा योजना हेतु निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिएगा काफ़ी कन्फ्यूजिंग हो गया है उनके लिए, जो यहाँ पे ये चीज़ें आ गई हैं कि उनकी पुत्र, उनकी पत्नी या फिर पुत्र या विवाहित, मतलब कि यहाँ पे बात ये है सेवा योजना कौन ले रहा है, उनकी पत्नी ले रही हैं या फिर उनका पुत्र ले रहा है, ठीक है, या फिर अविवाहित पुत्रियाँ ले रही हैं या फिर कोई विधवा पुत्री है वो ले रही है, कौन ले रहा है सेवा योजना, तो यहाँ पे वो उनका नाम आएगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको? तो ये चीज़ है, तो एज इट इज़ ऐसे ही लिखिएगा आप लोग। अब चलिए आगे हम देखते हैं इसके। अब इसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। मृत सरकारी सेवक का नाम पहले हम लिखेंगे, उनका नाम श्री सोनू कुमार, इसके आगे उनका पदनाम भी लिख दीजिएगा और लिखना है, और उनका कार्यालय का नाम भी लिख दीजिएगा। उनकी मृत्यु का दिनांक कितना है वो ये है। विभाग एवं पदनाम, जहाँ पे देखिए क्लर्क हैं वो, और कौन से कार्यालय में है, जिला निर्वाचन कार्यालय बिहार में है वो, ठीक है। इसके बाद इनकी वित्तीय दशा का विवरण कर देंगे कि किसी प्रकार की आय का स्रोत नहीं है, वो किसी प्रकार का कोई बिजनेस नहीं करते हैं, इस तरह का लिखवाना ज़रूरी रहता है। इस तरह की चीज़ें आप लिख सकते हैं। इसके अलावा जो अब आवेदन कर रहे हैं, ठीक है, जैसे मोहन जो है वो आवेदन कर रहा है, तो उसकी शैक्षिक व अनाहर्ताएँ जो हैं वो लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 2 टेबल में हम ले लेते हैं। पहली टेबल में हम ये लिख देंगे कि मृत सेवक के कुटुंब के प्रत्येक सदस्य का विवरण, मतलब मोहन के घर के परिवार में, मतलब जो सरकारी की मृत्यु हुई है सरकारी सेवक की, उसके घर में कितने लोग थे, ठीक है, तो उनका नाम हम लिखेंगे, उनके साथ संबंध क्या है वो लिखेंगे, उनकी आयु लिखेंगे, उनका विवाह हुआ है कि नहीं हुआ है, और उनकी आय कितनी है, और क्या वो सेवा योजना, यहाँ सेवा योजना का जो ये ऑप्शन आया है, मतलब कि इससे पूर्व में वो कहीं सेवा योजित तो नहीं हुए हैं, इस चीज़ का भी विवरण हम लिखेंगे। ठीक है, मृत सरकारी सेवक के सभी पुत्रों और पुत्रियों का विवरण दिया जाएगा यहाँ पर, जितने भी होंगे। अगर कोई सौतेला, जिसको हम दत्तक पुत्र या पुत्रिया कहते हैं, उसका विवरण भी इसी तालिका में आएगा। ठीक है, दूसरा हम बात करते हैं मृत सेवक के कुटुंब के प्रत्येक सदस्य का विवरण। ठीक है, यहाँ पे हेडिंग थोड़ी गलत हो गई है, यहाँ पे आवेदक की शैक्षिक व अन्य अर्हताएँ आएंगी। ठीक है, इसमें परीक्षा का नाम और शिक्षा परिषद या विश्वविद्यालय का नाम, परीक्षा उत्तीर्ण का वर्ष, श्रेणी, प्राप्तांक, सेवायोजन या आय, ये सभी चीज़ें आएंगी। ठीक है, अब आगे हम बात कर लेते हैं। आगे हम ये लिख देंगे कि आपसे प्रार्थना है कि मुझे उपयुक्त शैक्षिक अर्हताओं के अनुरूप किसी उपयुक्त पद पर नियुक्त करने की कृपा करें। बस इतना लिखना है, और लास्ट में आप यहाँ से साइन कर देंगे। यहाँ पे आप यहाँ पर डेट डाल देंगे जिस दिन आप आवेदन दे रहे हैं, और यहाँ पे संलग्नक पे जितनी चीज़ें आपने यहाँ पे अटैच की हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने मृत्यु प्रमाण पत्र अटैच करना होगा, वो छाया प्रति, वो इम्पोर्टेंट होती है। परिवार की रजिस्टर की नकल जो तहसील से बनती है, जिस प्रकार जाति प्रमाण पत्र या आय प्रमाण पत्र बनता है, वैसे ही परिवार की रजिस्टर की नकल भी बनती है। ठीक है, या और राशन कार्ड की छाया प्रति भी संलग्न कर दीजिएगा। इसके अलावा समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र की छाया प्रतियाँ भी संलग्न कर दीजिएगा, मतलब हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, कंप्यूटर में अगर कोई है तो ये सभी चीज़ें की छाया प्रति आप संलग्न कर दीजिएगा आवेदन के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे रेड कलर में देखिएगा मैंने लिखा है कि शपथ पत्र की मूल प्रति, मतलब कि यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट होता है शपथ पत्र, मतलब कि जो नौकरी पा रहा है उसके द्वारा भी शपथ पत्र दिया जा रहा है, और उसके परिवार के सभी सदस्यों द्वारा यह स्वीकारा जाता है कि इनको नौकरी दे दी जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, ये चीज़ लिखकर शपथ पत्र दिया जाता है। अब चलिए इसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं कि शपथ पत्र कैसे दिया जाएगा। जैसे सरकारी सेवक में शपथ पत्र पुत्र या पुत्री जो नौकरी पाने वाले हैं उनके द्वारा भी दिया जाता है, और मृतक व्यक्ति की पत्नी, उसके भाई या बहन कोई भी हो तो उनके द्वारा भी शपथ पत्र दिया जाता है। अब देखिएगा, अब ये क्या लिखते हैं, जिनको नौकरी मिल रही है वो ये लिखेंगे, अपने आश्रितों की देखभाल करूंगा मैं, अगर मैं ऐसा नहीं करता हूँ तो मेरी सेवाएं समाप्त किए जाने संबंधी कार्रवाई की जा सकती है।
ये चीज़ आप आसपास कोई वकील हो या कोई भी हो उनके द्वारा ये चीज़ लिखवा सकते हैं, ठीक है। और इसमें एक नियम मैंने आपको इससे पहले ही बताया हुआ है, फिर बता देता हूँ। जो नियुक्त व्यक्ति है, अगर किसी ऐसे व्यक्ति का अनुरक्षण करने में उपेक्षा या इनकार करता है, अनुरक्षण मतलब कि देखभाल करने से इनकार करता है, तो उसकी सेवाएं किस नियमावली के अंतर्गत समाप्त की जा सकती है? उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक नियमावली 1999 के अनुसार समाप्त की जा सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। और इनके द्वारा क्या लिखना पड़ेगा? इनके द्वारा ये लिखना पड़ेगा कि मेरे पुत्र या पुत्री को नौकरी दिए जाने में मुझको कोई आपत्ति नहीं है, या फिर मेरे भाई या बहन को नौकरी दिए जाने में मुझको कोई आपत्ति नहीं है। जितने होंगे सभी के द्वारा अलग अलग शपथ पत्र दिया जाना होगा, जितने भी भाई या बहन कोई भी होते हैं, तो वो चीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। और उसके जस्ट आगे आपको क्या होगा, ये चीज़ें देने के बाद आवेदन पत्र आपने जो लिखा है, ठीक है, उसमें जितने भी अभिलेख आपने डाले हैं उसका सबकी का सत्यापन होगा, वेरिफिकेशन होगा। आपको किसी पर्टिकुलर एक डेट को कार्यालय बुला लिया जाएगा और उसमें जितने भी मूल अभिलेख हैं उन सभी को बुलाया जाएगा और उन मूल अभिलेखों की जांच की जाएगी कार्यालय में, ठीक है। और उसके जस्ट बाद आपको नियुक्ति पत्र जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं, प्रक्रिया होती है। और ये चीज़ 4th क्लास में होती है। अगर ये क्लर्क में होती है तो भी सेम यही प्रक्रिया होती है, लेकिन उसी बीच आपको 2 साल का समय मिलता है जिसमें आपको टाइपिंग और CCC देना होता है, ठीक है। तो ये है आपकी आवेदन करने की संपूर्ण प्रक्रिया। अगर इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो या कुछ भी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।